हेलो स्टूडेंट्स, आप पढ़ रहे हैं अर्धसूत्री विभाजन के बारे में। पिछले वीडियो में हमने आपको अर्धसूत्री विभाजन के इंट्रोडक्शन के बारे में बताया था। आइए अब ब्रीफ स्टडी करते हैं अर्धसूत्री विभाजन के बारे में डीपली। इसके हर पार्ट के बारे में अध्ययन किया जाएगा। तो देखिए ध्यान से, अर्धसूत्री विभाजन को निम्न अवस्थाओं में वर्गीकृत किया गया है। अर्धसूत्री विभाजन को निम्न अवस्थाओं में वर्गीकृत किया गया है, अर्धसूत्री फर्स्ट और अर्धसूत्री सेकेंड में। अर्धसूत्री फर्स्ट में आप देख रहे हैं 4 अवस्था हैं और अर्धसूत्री सेकेंड में भी 4 अवस्था है। तो स्टार्ट करते हैं अर्धसूत्री विभाजन की पहली अवस्था, जिसे कहते हैं अर्धसूत्री फर्स्ट अवस्था। ध्यान से इसको समझें। अर्धसूत्री फर्स्ट जो है वह 4 भागों में बटा हुआ है। पूर्वावस्था, मध्यावस्था, पश्चावस्था और अंत्यावस्था, सब फर्स्ट अवस्था हैं। तो पहला है आपका पूर्वावस्था फर्स्ट, प्रोफेज फर्स्ट। ठीक है, यह काफ़ी बड़ी अवस्था होती है। अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट की पूर्वावस्था की तुलना समसूत्री विभाजन की पूर्वावस्था से की जाए। ठीक है, जैसे पीछे आपने समसूत्री विभाजन पढ़ा था, उसकी पूर्वावस्था और अर्धसूत्री विभाजन की पूर्वावस्था की अगर तुलना किया जाए तो जो अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट की पूर्वावस्था जो है वह एक अधिक लंबी और जटिल होती है। अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट की पूर्वावस्था की तुलना समसूत्री विभाजन की पूर्वावस्था से की जाए तो यह जो है अधिक लंबी व जटिल होती है। ठीक है, गुणसूत्रों के व्यवहार के आधार पर इसे 5 प्रावस्थाओं में उप विभाजित किया गया है। ठीक है, तो पूर्वावस्था फर्स्ट को गुणसूत्रों के व्यवहार के आधार पर 5 प्रावस्थाओं में उप विभाजित किया गया है। ठीक है, इन 5 अवस्थाओं को क्या कहते हैं? कहते हैं पहले को तनुपट, फिर कहते हैं युग्मपट, फिर स्थूलपट, द्विपट और लास्ट में पार गति क्रम। ठीक है, तो ये 5 अवस्थाएं हैं जो प्रोफेज फर्स्ट की हैं। लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटीन, डिप्लोटीन और लास्ट में है डाइकाइनेसिस। ठीक है, तो आइए एक एक के बारे में पढ़ते हैं। साधारण सूक्ष्मदर्शी। ठीक है, साधारण सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखने पर तनुपट अर्थात जो लेप्टोटीन है, जो प्रोफेज की पहली अवस्था है, लेप्टोटीन तनुपट अवस्था के दौरान गुणसूत्र धीरे धीरे स्पष्ट दिखाई देने लगते हैं। ठीक है, तो प्रोफेज फर्स्ट की अध्ययन करने के लिए इसे गुणसूत्र के व्यवहार के आधार पर 5 भागों में बांटा गया है। तनुपट पहली अवस्था है जिसमें गुणसूत्र जो होते हैं साधारण सूक्ष्मदर्शी से देखने पर धीरे धीरे स्पष्ट दिखाई देने लगते हैं। गुणसूत्र का सहनन अर्थात कंपैक्शन पूरी तनुपट अवस्था के दौरान जारी रहती है। ठीक है, इस अवस्था में गुणसूत्र का जो आपस में नज़दीक आना जो है, सहनन जो है, आपस में एकदम नज़दीक दूरियां कम होना, पैकिंग जिसे कहेंगे, कंपैक्शन, यह पूरा जो है तनुपट अवस्था के दौरान जारी रहता है। इसके उपरांत पूर्वावस्था फर्स्ट का द्वितीय चरण प्रारंभ होता है। पूर्वावस्था फर्स्ट के द्वितीय चरण को युग्मपट कहते हैं, जाइगोटीन कहा जाता है। ठीक है, तो साधारण सूक्ष्मदर्शी देखने पर तनुपट अर्थात लेप्टोटीन अवस्था के दौरान गुणसूत्र धीरे धीरे स्पष्ट दिखाई देने लगते हैं। गुणसूत्रों का सहनन अर्थात कॉम्पैक्शन पूरी तनुपट अवस्था के दौरान जारी रहता है। इसके उपरांत पूर्वावस्था फर्स्ट का द्वितीय चरण प्रारंभ होता है, जिसे युग्मपट कहते हैं, जाइगोटीन कहते हैं। ठीक है, इस अवस्था में क्या होता है? जाइगोटीन में इस अवस्था के दौरान गुणसूत्रों का आपस में युग्मन प्रारंभ हो जाता है। ठीक है, जाइगोटीन अवस्था में अर्थात युग्मपट अवस्था में गुणसूत्र जो हैं आपस में युग्मन करना शुरू कर देते हैं। गुणसूत्रों का आपस में युग्मन प्रारंभ हो जाता है। इस प्रकार की संबद्धता को सूत्र युग्मन कहते हैं।
ठीक है। इस प्रकार की संबद्धता को सूत्र युग्मन कहा जाता है। ठीक है। तो यह दूसरी अवस्था हो गई सूत्र युग्मन की, जिसमें गुणसूत्र आपस में युग्मन प्रारंभ कर दे रहे हैं। फिर आती है तीसरी अवस्था जिसे युग्म पट कहते हैं, जाइगोटीन कहते हैं। जाइगोटीन में क्या होता है, इस प्रकार के गुणसूत्रों के, ठीक है, इस अवस्था में इस प्रकार के गुणसूत्रों के युग्मों को समजात गुणसूत्र कहते हैं। ठीक है। जाइगोटीन अवस्था में जो गुणसूत्र आपस में जोड़े बनाते हैं उन गुणसूत्रों को क्या कहेंगे, होमोलॉगस क्रोमोसोम कहेंगे, समजात गुणसूत्र कहेंगे। तो आप देख रहे हैं कि पूर्वावस्था फर्स्ट को, जो एक लंबी अवस्था होती है, उसको अध्ययन करने के लिए गुणसूत्र के व्यवहार के आधार पर 5 प्रावस्थाओं में बांटा गया है: तनुपट, युग्मपट, स्थूलपट, द्विपट और पारगति क्रम। पहला तनुपट में क्या होता है, साधारण से देखने पर तनुपट में गुणसूत्र धीरे धीरे स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगते हैं। गुणसूत्र का कंपैक्शन होने लगता है तनुपट अवस्था में, ठीक है, जिसे लेप्टोटीन कहते हैं। इसमें गुणसूत्रों का सहनन होना जारी रहता है। उसके बाद जो है प्रोफेज फर्स्ट की दूसरी अवस्था आती है, जिसे हम कहेंगे जाइगोटीन, युग्मपट। इसमें गुणसूत्र जो हैं आपस में युग्मन, जोड़ा बनाना प्रारंभ कर देते हैं युग्मपट में। इस प्रकार संबद्धता को सूत्र युग्मन कहते हैं। फिर आता है तीसरा, जिसे, ठीक है, युग्मपट जाइगोटीन कहेंगे। पहला आपका लेप्टोटीन, जाइगोटीन, युग्मपट में देख लें। इस प्रकार गुणसूत्रों के युग्मक को समजात गुणसूत्र कहते हैं। इस अवस्था का इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मलेखी यह दर्शाता है कि गुणसूत्र सूत्र युग्मन के साथ एक जटिल संरचना का निर्माण करते हैं, जिसे सिनेप्टोनिमल सम्मिश्र कहते हैं। तो युग्मपट अर्थात जाइगोटीन अवस्था में, युग्मपट अर्थात जाइगोटीन अवस्था में, जिसमें गुणसूत्र आपस में सट रहे हैं, समजात गुणसूत्र बन रहे हैं, होमोलॉगस क्रोमोसोम बन रहे हैं, इसमें एक जटिल संरचना का निर्माण होता है, जिसे सिनेप्टोनिमल सम्मिश्र कहते हैं, सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स कहते हैं। जिस सम्मिश्र का निर्माण एक जोड़ी सूत्र युग्मित समजात गुणसूत्रों द्वारा होता है, जिस सम्मिश्र का निर्माण, जिस कॉम्प्लेक्स का निर्माण एक जोड़ी सूत्र युग्मित समजात गुणसूत्रों को द्वारा होता है, उसे युगली अर्थात बाईवैलेंट कहते हैं, अथवा चतुष्क टेट्राड कहते हैं। ठीक है। तो यह जो सम्मिश्र का निर्माण हो रहा है, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन हो रहा है, जिसे सिनेप्टोनिमल सम्मिश्र कहा जा रहा है, यह सम्मिश्र का निर्माण एक जोड़ी सूत्र युग्मित समजात गुणसूत्रों के द्वारा होता है, उसे कहते हैं युगली, बाईवैलेंट, अथवा उसे चतुष्क कहा जाता है, टेट्राड कहा जाता है। यद्यपि अगली अवस्था में अधिक स्पष्ट दिखाई पड़ते हैं। ठीक है। पूर्वावस्था फर्स्ट के उपयुक्त दोनों अवस्थाएं स्थूल पट अर्थात पैकेटीन अवस्था में अपेक्षाकृत कम अवधि की होती है। ठीक है। तो पूर्वावस्था फर्स्ट की उपयुक्त दोनों अवस्थाएं स्थूल पट पैकेटीन अवस्था से अपेक्षाकृत कम अवधि की होती है। ठीक है। इस अवस्था के दौरान युगली गुणसूत्र चतुष्क के रूप में अधिक स्पष्ट दिखाने लगते हैं। तो जो पैकेटीन अवस्था है, इसमें गुणसूत्र चतुष्क जो हैं वह स्पष्ट दिखाई देने लगते हैं। पैकेटीन स्थूलपट अवस्था की तुलना में पूर्वावस्था की जो पहली दो अवस्थाएं हैं वह कम समय के लिए होती हैं, लेकिन पैकेटीन जो है, स्थूलपट जो है, वह अधिक समय के लिए होता है। और इसमें स्थूलपट अवस्था में युगली गुणसूत्र चतुष्क के रूप में स्पष्ट दिखाई देने लगते हैं। ठीक है। तो स्थूलपट अवस्था में क्या होता है, इस अवस्था में पुनर्योजन ग्रंथिकाएं दिखाई देने लगती हैं। ठीक है। तो स्थूलपट अर्थात पैकेटीन अवस्था में पुनर्योजन ग्रंथिकाएं दिखाई देने लगती हैं, जहां पर समजात गुणसूत्रों के असंतति, जहां पर समजात गुणसूत्रों के
असंतति अर्ध गुणसूत्रों के बीच विनिमय होता है। ठीक है, तो स्थूलपट्ट अवस्था में, पैकेटीन अवस्था में समजात गुणसूत्रों के असंतति अर्ध गुणसूत्रों के बीच में क्या होता है? क्रॉसिंग ओवर होता है, विनिमय होता है, मटेरियल का एक्सचेंज होता है। ठीक है, तो क्रॉसिंग ओवर किस अवस्था में होता है? पैकेटीन अवस्था में, स्थूलपट्ट अवस्था में होता है। सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स कब बनते हैं? जाइगोटीन अवस्था में, युग्मपट्ट अवस्था में। ठीक है, सिनेप्टोनिमल सम्मिश्र कब बनते हैं? युग्मपट्ट अवस्था में। क्रॉसिंग ओवर किस अवस्था में होता है? स्थूलपट्ट अवस्था में। ठीक है, विनिमय दो समजात गुणसूत्रों के बीच, विनिमय में क्या होता है? विनिमय जो है, एक्सचेंज जो है, वह दो समजात गुणसूत्रों के बीच आनुवांशिक पदार्थों के आदान प्रदान के कारण होता है। विनिमय में आनुवांशिक पदार्थों का आदान प्रदान होता है क्रॉसिंग ओवर में, समजात गुणसूत्रों के बीच। विनिमय एंजाइम द्वारा नियंत्रित प्रक्रिया है। ठीक है, विनिमय जो है वह एंजाइम के द्वारा नियंत्रित प्रक्रिया है। जो एंजाइम इस प्रक्रिया में भाग लेते हैं उसे रिकॉम्बिनेज कहते हैं। ठीक है, तो विनिमय की प्रक्रिया में, क्रॉसिंग ओवर की प्रक्रिया में जो एंजाइम भाग लेते हैं उसे रिकॉम्बिनेज एंजाइम कहा जाता है। ठीक है, दो गुणसूत्रों में आनुवांशिक पदार्थों का पुनर्योजन जीन विनिमय द्वारा अग्रसर होता है। दो गुणसूत्रों में आनुवांशिक पदार्थों का जो रिकॉम्बिनेशन है, पुनर्योजन है, वह जीन विनिमय के द्वारा, जीन एक्सचेंज के द्वारा अग्रसर होता है। समजात गुणसूत्रों के बीच पुनर्योजन स्थूलपट्ट अवस्था के अंत तक पूर्ण हो जाता है। ठीक है, समजात गुणसूत्रों के बीच जो पुनर्योजन हो रहा है, रिकॉम्बिनेशन हो रहा है, वह स्थूलपट्ट अवस्था के अंत तक कंप्लीट हो जाता है, पैकेटीन अवस्था के अंत तक कंप्लीट हो जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप विनिमय स्थल पर गुणसूत्र जुड़े हुए दिखाई पड़ते हैं। ठीक है, विनिमय स्थल पर, क्रॉसिंग प्लेस पर गुणसूत्र जो हैं जुड़े हुए दिखाई पड़ते हैं। फिर आता है आपका चौथा स्टेज, द्विपट्ट, जिसे डिप्लोटीन कहते हैं। डिप्लोटीन में क्या होगा? डिप्लोटीन के प्रारंभ में सिनेप्टोनिमल सम्मिश्र का विघटन हो जाता है। जो आपस में जुड़े हुए हैं, सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स बना था, वह टूटने लगेगा। डिप्लोटीन अर्थात द्विपट्ट के प्रारंभ में सिनेप्टोनिमल सम्मिश्र का विघटन हो जाता है और युगली के समजात गुणसूत्र विनिमय बिंदु के अतिरिक्त एक दूसरे से अलग होने लगते हैं। ठीक है, जहाँ पर एक्सचेंज पॉइंट है उसको छोड़कर अन्य जगहों से वे अलग होने लगते हैं। तो द्विपट्ट के प्रारंभ में सिनेप्टोनिमल सम्मिश्र का विघटन होने लगता है, विघटन हो जाता है और युगली के समजात गुणसूत्र विनिमय बिंदु के अतिरिक्त एक दूसरे से अलग होने लगते हैं। जो विनिमय बिंदु है उस पर यह एक्स आकार की संरचना को बनाते हैं। विनिमय बिंदु पर एक्स आकार की संरचना को काइज़मेटा कहते हैं। विनिमय बिंदु पर एक्स आकार की संरचना को काइज़मेटा कहते हैं। कुछ कशेरुकी प्राणी के अंडकों में, कुछ कशेरुकी प्राणियों के अंडकों में द्विपट्ट महीनों या वर्षों बाद समाप्त होता है। ठीक है, तो यह जो अवस्था है डिप्लोटीन, इसको कंप्लीट होने में कुछ कशेरुकी प्राणियों के अंडकों में महीनों या वर्षों लग जाते हैं। तो आप पढ़ रहे हैं अर्धसूत्री विभाजन के बारे में। इसमें आपको बताया गया कि अर्धसूत्री विभाजन जो है वह निम्न अवस्थाओं में वर्गीकृत किया गया है, अर्धसूत्री फर्स्ट और अर्धसूत्री सेकेंड में। अर्धसूत्री फर्स्ट जो है 4 भागों में है, पूर्वावस्था फर्स्ट, मध्यावस्था फर्स्ट, पश्चावस्था फर्स्ट और अंत्यावस्था फर्स्ट। जबकि अर्धसूत्री सेकेंड जो है वह है पूर्वावस्था सेकेंड, मध्यावस्था सेकेंड, पश्चावस्था सेकेंड और अंत्यावस्था सेकेंड। उसके बाद आपने पढ़ा अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट के बारे में, जिसकी पहली अवस्था है पूर्वावस्था फर्स्ट, जो एक बड़ी अवस्था है, लंबी अवस्था है समसूत्री विभाजन की तुलना में, और इसको 5 प्रवस्थाओं में उप विभाजित किया गया।
इन पांचों उप प्रवस्थाओं को कहते हैं तनुपट, युग्मपट, स्थूलपट, द्विपट और लास्ट में पारगति क्रम। ठीक है। तनुपट में आपने देखा कि इस अवस्था में गुणसूत्र जो है धीरे धीरे स्पष्ट दिखाई देने लगते हैं। इस अवस्था में गुणसूत्रों का कंपैक्शन पूरी तरह तनुपट अवस्था के दौरान जारी रहता है। ठीक है। इसके बाद जो है पूर्वावस्था का द्वितीय अवस्था प्रारंभ हो जाता है, जिसे युग्मपट कहते हैं, जाइगोटीन कहते हैं। इस अवस्था में गुणसूत्र आपस में युग्मन प्रारंभ कर देते हैं। ठीक है, जिसे सूत्र युग्मन कहते हैं। उसके बाद जाइगोटीन अवस्था में क्या होता है, तो इसमें समजात गुणसूत्र आपस में जुड़ जाते हैं। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी से देखने पर गुणसूत्र जो है सूत्र युग्मन के साथ एक जटिल संरचना बनाते हैं, जिसे सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स कहते हैं। जिस सम्मिश्र का निर्माण एक जोड़ी सूत्र युग्मी समजात गुणसूत्र द्वारा होता है उसे युगली या चतुष्क कहा जाता है। ठीक है। यद्यपि यह अगली अवस्था में अधिक स्पष्ट दिखाई पड़ते हैं। पूर्वावस्था की उपयुक्त दोनों अवस्थाएं जो हैं वे स्थूल पट अवस्था से अपेक्षाकृत कम अवधि की होती है। स्थूल पट अवस्था जो है पहले दोनों अवस्था से अधिक समय की तक होती है। स्थूल पट अवस्था में क्या होता है, इस अवस्था में दौरान युगली गुणसूत्र चतुष्क के रूप में अधिक स्पष्ट दिखाई देने लगते हैं। इस अवस्था में पुनर्योजन ग्रंथियां दिखाई देने लगती हैं, जहाँ पर समजात गुणसूत्र और संतत अर्ध गुणसूत्रों के बीच क्रॉसिंग ओवर होता है, विनिमय होता है। पैकेटीन अवस्था में, स्थूल पट अवस्था में विनिमय दो समजात गुणसूत्रों के बीच अनुवांशिक पदार्थ के आदान प्रदान के कारण होता है। विनिमय एंजाइम द्वारा नियंत्रित प्रक्रिया है और जो एंजाइम इस प्रक्रिया में भाग लेते हैं उसे रिकाम्बिनेज कहते हैं। दो गुणसूत्र में अनुवांशिक पदार्थ का पुनर्योजन जीन विनिमय द्वारा अग्रसर होता है। समजात गुणसूत्रों के बीच पुनर्योजन स्थूलपट अवस्था के अंत तक कंप्लीट हो जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप विनिमय स्तर पर गुणसूत्र जुड़े हुए दिखाई पड़ते हैं। ठीक है। फिर आता है चौथी अवस्था, जिसे द्विपट कहते हैं, डिप्लोटीन। डिप्लोटीन के प्रारंभ में सिनेप्टोनिमल सम्मिश्र का विघटन हो जाता है और युगली के समजात गुणसूत्र विनिमय बिंदु के अलावा एक दूसरे से अलग होने लगते हैं। ठीक है। विनिमय बिंदु पर क्या होता है, देखिए ध्यान से। विनिमय बिंदु पर यक्ष आकार की संरचना को कायजमेटा कहते हैं। विनिमय बिंदु पर यक्ष आकार की संरचना को क्या कहते हैं, कायजमेटा कहते हैं। जैसे यह आप देख रहे हैं, यह जुड़े हुए हैं दो, कायजमेटा कहेंगे। कुछ कशेरुकी प्राणियों के अंडकों में द्विपट महीनों या वर्षों बाद समाप्त होता है। ठीक है। फिर आती है पांचवी अवस्था, जिसे डाइकाइनेसिस कहते हैं। अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट का पूर्वावस्था फर्स्ट पढ़ रहे हैं आप। अर्धसूत्री पूर्वावस्था फर्स्ट की अंतिम अवस्था को पारगति क्रम अर्थात डाइकाइनेसिस कहलाता है, जिसमें कायजमेटा का उपांति भवन हो जाता है। जो कायजमेटा है, यक्ष आकार की जो संरचना बन रही है विनिमय बिंदु पर, जिसे कायजमेटा कह रहे हैं, इस कायजमेटा का उपांति भवन जो है वह डाइकाइनेसिस अवस्था में होता है। कैसे होता है, क्या होता है, इसमें देखें ध्यान से। इसमें कायजमेटा का अंत होने लगता है। इस अवस्था में गुणसूत्र पूर्णतया संघनित हो जाते हैं। इस अवस्था में गुणसूत्र पूर्णतया संघनित हो जाते हैं और तर्क तंतु एकत्रित होकर समजात गुणसूत्रों को अलग करने में सहयोग प्रदान करते हैं। ठीक है। तो इस अवस्था में जो तर्क तंतु हैं वह इकट्ठा हो जाएंगे और समजात गुणसूत्र जो हैं इसमें अलग होने लगेंगे। पारगतिक्रम के अंत तक केंद्रिका अदृश्य हो जाती है और केंद्रक आवरण झिल्ली भी विघटित हो जाता है। ठीक है। तो साइटोकाइनेसिस, डाइकाइनेसिस जो है आपका पारगतिक्रम, डायाकाइनेसिस, इसके अंत तक जो है केंद्रिका जो है अदृश्य हो जाएगी, केंद्रक आवरण झिल्ली विघटित हो जाएगा। पारगतिक्रम अवस्था की ओर पारगमन, जो पारगतिक्रम है वह मध्यावस्था की ओर पारगमन को निरूपित करता है। पारगतिक्रम के बाद जो अवस्था शुरू होगी वह मध्यावस्था होगी। अब जो है पूर्वावस्था फर्स्ट कंप्लीट हो गया। जो पूर्वावस्था फर्स्ट की अंतिम अवस्था थी पारगतिक्रम डाइकाइनेसिस, इसमें कायजमेटा का उपांति भवन हो जाता है, जिससे कायजमेटा का अंत होने लगता है। इस अवस्था में गुणसूत्र
पूर्णतया संघनित हो जाते हैं। तर्क तंत्र एकत्रित होकर समजात गुणसूत्रों को अलग करने में सहयोग प्रदान करते हैं। पार गतिक्रम के अंत तक केंद्रिका अदृश्य हो जाती है और केंद्रक आवरण झिल्ली भी विघटित हो जाती है। ठीक है। पार गतिक्रम मध्यावस्था की ओर पारगमन को निरूपित करता है। ठीक है। अब आ जाता है मध्यावस्था। ठीक है। यह आप देख रहे हैं पूर्वावस्था फर्स्ट, जो 5 चरण में डिवाइड किया गया था। ठीक है। केंद्रिका नष्ट हो जाएगी, केंद्रक झिल्ली नष्ट हो जाएगा। पार गतिक्रम के बाद मध्यावस्था आएगा, मध्यावस्था फर्स्ट, उसके बाद पश्चावस्था, फिर लास्ट में अंत्यावस्था। तो मध्यावस्था फर्स्ट में क्या होता है, युगली गुणसूत्र मध्य रेखा पट्टिका पर व्यवस्थित हो जाते हैं। यह जो युगली गुणसूत्र हैं यह मध्य रेखा पट्टिका पर आ जाते हैं। युगली गुणसूत्र मध्य रेखा पट्टिका पर व्यवस्थित हो जाते हैं। विपरीत ध्रुवों के तर्क तंतु, ठीक है, यह जो आप विपरीत ध्रुव हैं इनके जो यह फाइबर्स हैं, तर्क तंतु हैं। विपरीत ध्रुवों के तर्क तंतु की सूक्ष्म नलिकाएं समजात गुणसूत्र के जोड़ों से अलग अलग चिपक जाते हैं। यह समजात गुणसूत्र हैं, इनके जोड़ों से यह इससे जुड़ गया, यह इससे जुड़ गया, समजात गुणसूत्रों के जोड़ों से अलग अलग चिपक जाती हैं। यह कब होता है, मध्यावस्था फर्स्ट में। तो मध्यावस्था फर्स्ट में युगली गुणसूत्र मध्य रेखा पट्टिका पर व्यवस्थित हो जाते हैं। विपरीत ध्रुवों के तर्क तंतु की सूक्ष्म नलिकाएं समजात गुणसूत्रों के जोड़े से अलग अलग चिपक जाती हैं। उसके बाद आता है आपका पश्चावस्था फर्स्ट। पश्चावस्था फर्स्ट जो है समजात गुणसूत्र पृथक हो जाते हैं। यह समजात गुणसूत्र जो हैं अलग हो जाएंगे, पृथक हो जाएंगे, जबकि संतति अर्ध गुणसूत्र गुणसूत्र बिंदु पर जुड़े रहेंगे। संतति जो हैं अर्ध गुणसूत्र व गुणसूत्र बिंदु पर आपस में जुड़े रहते हैं। ठीक है। तो पश्चावस्था फर्स्ट में समजात गुणसूत्र अलग हो जाते हैं। समजात गुणसूत्र जो हैं अलग हो गए, ऊपर नीचे चले गए, जबकि संतति अर्ध गुणसूत्र जो है गुणसूत्र बिंदु से जुड़े रहते हैं। अब आता है अंत्यावस्था फर्स्ट। अंत्यावस्था फर्स्ट में आप फिगर देख रहे हैं। इस अवस्था में केंद्रक आवरण और केंद्रिका पुनः प्रकट हो जाती है। इसमें केंद्रक आवरण आ जाएगा, केंद्रिका आ जाएगी, सब जो है स्पष्ट उपस्थित हो जाएंगे अंत्यावस्था फर्स्ट में। इस अवस्था में केंद्रक आवरण और केंद्रिका पुनः स्पष्ट होने लगती है। कोशिका द्रव्य विभाजन शुरू हो जाता है। इस अवस्था में क्या होता है, कोशिका द्रव्य विभाजन भी शुरू हो जाता है और कोशिका की इस अवस्था को कोशिका दिक् कहते हैं। कोशिका की इस अवस्था को क्या कहेंगे, कोशिका दिक् कहेंगे। यद्यपि बहुत से मामलों में गुणसूत्र का कुछ छितराव हो जाता है, जबकि अंतरावस्था केंद्रक में पूर्णतया फैली अवस्था में नहीं मिलते हैं। अंतरावस्था जो है वह केंद्रक में पूर्णतया फैली अवस्था में नहीं मिलते हैं। 2 अर्ध गुणसूत्र विभाजन के बीच की अवस्था को अंतरालावस्था या इंटरकाइनेसिस कहा जाता है। 2 अर्ध गुणसूत्र विभाजन, 2 अर्धसूत्री विभाजन के बीच की अवस्था को इंटरकाइनेसिस कहते हैं। 2 अर्धसूत्री विभाजन के बीच की अवस्था को अंतराल अवस्था या इंटरकाइनेसिस कहते हैं और यह सामान्यतः कम समय के लिए होता है। ठीक है। उसके बाद शुरू होता है पूर्वावस्था सेकेंड, जो पूर्वावस्था फर्स्ट से काफी सरल होता है। ठीक है। तो आपने देखा कि पूर्वावस्था फर्स्ट को 5 उप अवस्थाओं में विभाजित किया गया था, तनुपट, युग्मपट, स्थूलपट, द्विपट और पारगतिक्रम। ठीक है। जो स्थूलपट था, पैकेटिन जो अवस्था थी, ठीक है, यह ऊपर वाले दोनों अवस्थाओं की तुलना में बड़ी अवस्था थी। इस अवस्था के दौरान जो युगली गुणसूत्र थे वो चतुष्क के रूप में अधिक स्पष्ट दिखाई देने लगते हैं। इस अवस्था में पुनर्योजन ग्रंथिकाएं दिखाई देने लगती हैं, जहाँ पर समजात गुणसूत्र और संतति अर्ध गुणसूत्रों के बीच क्या होता है, विनिमय होता है, क्रॉसिंग ओवर होता है। विनिमय 2 समजात गुणसूत्रों के बीच आनुवांशिक पदार्थों के आदान प्रदान के कारण होता है। विनिमय एंजाइम द्वारा नियंत्रित प्रक्रिया है और जो एंजाइम इस प्रक्रिया में भाग लेते हैं उसे रिकॉम्बिनेज कहते हैं। 2 गुणसूत्रों में आनुवांशिक पदार्थ का पुनर्योजन जीन विनिमय द्वारा अग्रसर होता है। समजात गुणसूत्रों के बीच
पुनर्योजन स्थूलपट्ट अवस्था के अंत तक कंप्लीट हो जाता है। इसके परिणाम स्वरूप विनिमय स्थल पर गुणसूत्र जुड़े हुए दिखाई पड़ते हैं। फिर आता है आपका द्विपट्ट अवस्था डिप्लोटिन। इसके प्रारंभ में सिनेप्टोनिमल जो सम्मिश्र है उसका विघटन हो जाता है और युगली के समजात गुणसूत्र विनिमय बिंदु के अलावा एक दूसरे से अलग होने लगते हैं। ठीक है, विनिमय बिंदु के अलावा एक दूसरे से अलग होने लगते हैं। विनिमय बिंदु पर एक्स आकार की संरचना को कायजमेटा कहते हैं। विनिमय बिंदु पर एक्स आकार के संरचना को कायजमेटा कहते हैं। कुछ कशेरुकी प्राणियों के अंडकों में द्विपट्ट अवस्था जो है वो महीनों या वर्षों बाद समाप्त होती है। फिर अर्धसूत्री पूर्वावस्था फर्स्ट की अंतिम अवस्था को पारगतिक्रम डायाकाइनेसिस कहते हैं, जिसमें कायजमेटा का उपांती भवन हो जाता है। कायजमेटा का उपांती भवन हो जाता है जिसमें कायजमेटा का अंत होने लगता है। इस अवस्था में गुणसूत्र पूर्णतया संघनित हो जाते हैं और तर्क तंतु एकत्रित होकर समजात गुणसूत्र को अलग करने में सहयोग प्रदान करते हैं। अब यहाँ पे समजात गुणसूत्र अलग होने लगते हैं। पारगतिक्रम के अंत तक केंद्रिका अदृश्य हो जाती है। केंद्रक झिल्ली भी विघटित हो जाती है। पारगतिक्रम मध्यावस्था की ओर पारगमन को निरूपित करता है। फिर मध्यावस्था फर्स्ट आता है जिसमें युगली गुणसूत्र मध्य रेखा पट्टिका पर व्यवस्थित हो जाते हैं। विपरीत ध्रुवों के तर्क तंतु की सूक्ष्म नलिकाएं समजात गुणसूत्रों के जोड़ों से अलग अलग चिपक जाती हैं। फिर आता है पश्चावस्था फर्स्ट। इसमें जो है समजात गुणसूत्र पृथक हो जाते हैं जबकि संतति अर्ध गुणसूत्र गुणसूत्र बिंदु से जुड़े रहते हैं। फिर आता है आपका अंत्यावस्था फर्स्ट। अंत्यावस्था फर्स्ट में इस अवस्था में केंद्रक आवरण और केंद्रिका पुनः स्पष्ट होने लगती है। कोशिका द्रव्य विभाजन शुरू हो जाता है। कोशिका की इस अवस्था को कोशिका दृक् कहा जाता है। कोशिका की इस अवस्था को कोशिका दृक् कहा जाता है। यद्यपि बहुत से मामलों में गुणसूत्र का कुछ छितराव हो जाता है जबकि अंतरावस्था केंद्रक में पूर्णतया फैली अवस्था में नहीं मिलते हैं। दो अर्धसूत्री विभाजन के बीच की अवस्था को अंतरालावस्था इंटरकाइनेसिस कहते हैं और यह समानता कम समय के लिए होती है। इसके बाद जो है पूर्वावस्था सेकेंड आती है जो पूर्वावस्था फर्स्ट से काफ़ी सरल होती है। तो पूर्वावस्था सेकेंड अर्थात अर्धसूत्री विभाजन सेकेंड। तो अर्धसूत्री विभाजन सेकेंड में क्या होता है, तो इसको भी बांटा गया है 4 भागों में। पूर्वावस्था सेकेंड, मध्यावस्था सेकेंड, पश्चावस्था सेकेंड और अंत्यावस्था सेकेंड। तो पहला भाग देखते हैं अर्धसूत्री विभाजन सेकेंड की। पहला भाग है पूर्वावस्था सेकेंड। इसमें क्या होता है, तो अर्धसूत्री विभाजन सेकेंड गुणसूत्र के पूर्ण लंबा होने के पहले और कोशिका द्रव्य विभाजन के तत्काल बाद प्रारंभ हो जाता है। ठीक है, तो अर्धसूत्री विभाजन सेकेंड जो है वह गुणसूत्र के पूर्ण लंबा होने के पहले और कोशिका द्रव्य विभाजन के तत्काल प्रारंभ हो जाता है। अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट के विपरीत जो है अर्धसूत्री विभाजन सेकेंड सामान्य सूत्री विभाजन के समान होता है। ठीक है, तो अब इसमें जो आपका अर्धसूत्री विभाजन सेकेंड है वह कैसा होगा, वह सूत्री विभाजन की तरह होगा। ठीक है, यह अर्धसूत्री विभाजन की तरह नहीं होगा। इसमें गुणसूत्र आधे नहीं होंगे। ठीक है, अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट के विपरीत अर्धसूत्री विभाजन सेकेंड जो है सामान्यतः सूत्री विभाजन के समान होता है। पूर्वावस्था सेकेंड के अंत तक केंद्रक जो है अदृश्य हो जाता है। ठीक है, तो पूर्वावस्था सेकेंड के अंत तक केंद्रक अदृश्य हो जाता है। गुणसूत्र पुनः संघनित हो जाते हैं। गुणसूत्र क्या होते हैं, पुनः संघनित हो जाते हैं। जैसा देख रहे हैं फिगर आप, यह पूर्वावस्था सेकेंड है। इसके अंत तक जो है गुणसूत्र पुनः संघनित हो जाते हैं। फिर मध्यावस्था आता है, मध्यावस्था सेकेंड। इस अवस्था में गुणसूत्र जो है मध्यांश पर पंक्तिबद्ध होते हैं, मध्य रेखा पर आके पंक्तिबद्ध होते हैं और विपरीत ध्रुवों के तर्क तंतुओं की सूक्ष्म नलिकाएं, ठीक है, यह सूक्ष्म नलिकाएं विपरीत ध्रुवों की सूक्ष्म नलिकाएं इनके संतत अर्ध गुणसूत्र के काइनेटोकोर से चिपक जाती हैं। ठीक है, अर्ध गुणसूत्र का काइनेटोकोर है जिनसे यह सूक्ष्म नलिकाएं क्या होती हैं, चिपक जाती हैं। यह मध्यावस्था सेकेंड में होता है। फिर आता है पश्चावस्था सेकेंड। पश्चावस्था सेकेंड में आप देख रहे हैं इस अवस्था में गुणसूत्र बिंदु अलग हो जाते हैं। इस अवस्था में गुणसूत्र बिंदु क्या हो जा रहे हैं, अलग हो जा रहे हैं।
इस अवस्था में गुणसूत्र बिंदु अलग हो जाते हैं और इनसे जुड़े संतत अर्ध गुणसूत्र कोशिका के विपरीत ध्रुवों की ओर चले जाते हैं। गुणसूत्र बिंदु अलग हो गए और इनसे जुड़ा हुआ जो संतत गुणसूत्र है वह विपरीत ध्रुव की ओर चला गया, ऊपर और नीचे। ठीक है, पश्चावस्था सेकेंड में। फिर आता है अंत्यावस्था सेकेंड। यह अवस्था अर्धसूत्री विभाजन की अंतिम अवस्था है। इसमें गुणसूत्र के दो समूह पुनः केंद्रक आवरण से घिर जाते हैं। दो समूह जो हैं पुनः केंद्रक आवरण से घिर जाते हैं। कोशिका द्रव्य विभाजन के उपरांत 4 अगुणित संतत कोशिकाओं का कोशिका चतुष्ट बन जाता है। ठीक है, इस तरह से कोशिका चतुष्ट बन गया, 4 अगुणित संतत कोशिकाएं बन गई। ठीक है, तो आपने देखा कि अर्धसूत्री विभाजन सेकेंड क्या होता है। तो पूर्वावस्था सेकेंड इसकी पहली अवस्था है जिसमें अर्धसूत्री विभाजन सेकेंड गुणसूत्र का पूर्ण लंबा होने के पहले वह कोशिका द्रव्य विभाजन के तत्काल बाद प्रारंभ हो जाता है। अर्धसूत्री विभाजन सेकेंड जो है गुणसूत्र के पूर्ण लंबा होने से पहले और कोशिका द्रव्य विभाजन के तत्काल बाद प्रारंभ होता है। अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट के विपरीत जो है अर्धसूत्री विभाजन सेकेंड जो है वह सामान्य सूत्री विभाजन के समान होता है। पूर्वावस्था फर्स्ट के अंत तक, पूर्वावस्था फर्स्ट के सेकेंड के अंत तक, पूर्वावस्था सेकेंड के अंत तक केंद्रक अदृश्य, केंद्रक आवरण क्या हो जाते हैं, अदृश्य हो जाता है। गुणसूत्र पुनः संघनित हो जाते हैं। जबकि मध्यावस्था सेकेंड में इस अवस्था में गुणसूत्र मध्यांश पर पंक्तिबद्ध हो जाते हैं और विपरीत ध्रुवों के तर्क तंतु की जो सूक्ष्म नलिकाएं होती हैं वे इनके संतत गुणसूत्रों के काइनेटोकोर से चिपक जाते हैं। फिर है आपका पश्चावस्था सेकेंड। इस अवस्था में गुणसूत्र बिंदु अलग हो जाते हैं और इनसे जुड़े संतत अर्ध गुणसूत्र कोशिका के विपरीत ध्रुवों की ओर चले जाते हैं। फिर आता है आपका अंत्यावस्था सेकेंड। यह जो है अर्धसूत्री अंत्यावस्था सेकेंड जो है यह अवस्था अर्धसूत्री विभाजन की अंतिम अवस्था है जिसमें गुणसूत्रों के दो समूह पुनः केंद्रक आवरण द्वारा घिर जाते हैं। कोशिका द्रव्य विभाजन के उपरांत 4 अगुणित संतत कोशिकाओं का कोशिका चतुष्टय बन जाता है। ठीक है, इस तरह से 4 जो है अगुणित कोशिका चतुष्टय तैयार हो जाएगा, जैसा फिगर आप देख रहे हैं अंत्यावस्था सेकेंड में। क्या महत्व है इसका देखते हैं। अर्धसूत्री विभाजन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा लैंगिक जनन करने वाले जीवों की प्रत्येक जाति में विशिष्ट गुणसूत्रों की संख्या पीढ़ी दर पीढ़ी संरक्षित रहती है। तो अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा जो है प्रत्येक जाति में विशिष्ट गुणसूत्रों की संख्या जो है वो पीढ़ी दर पीढ़ी संरक्षित रहती है, कांस्टेंट रहती है, कंजर्व रहती है। अर्धसूत्री विभाजन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा लैंगिक जनन करने वाले जीवों की प्रत्येक जाति में विशिष्ट गुणसूत्रों की संख्या पीढ़ी दर पीढ़ी संरक्षित रहती है। यद्यपि विरोधाभासी प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाती है। अर्धसूत्री विभाजन में गुणसूत्रों की संख्या क्या होती है, आधी हो जाती है। इसके द्वारा जीवधारियों की जनसंख्या में एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक आनुवंशिक विभिन्नता बढ़ती जाती है। ठीक है, तो अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा जो है जीवधारियों की जनसंख्या में एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक आनुवंशिक विभिन्नताएं जो हैं वह बढ़ती जाती हैं। विकास प्रक्रिया के लिए विभिन्नताएं अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। विकास के लिए, एवोल्यूशन के लिए विभिन्नताएं जो हैं वो अत्यंत महत्वपूर्ण हैं और अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा ही जनसंख्या में एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक आनुवंशिक विभिन्नताएं बढ़ती जाती हैं, जो विभिन्नताएं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। ठीक है, तो इस तरह से आपने देखा अर्धसूत्री विभाजन का क्या महत्व है। तो अर्धसूत्री विभाजन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा लैंगिक जनन करने वाले जीवों की प्रत्येक जाति में विशिष्ट गुणसूत्रों की संख्या पीढ़ी दर पीढ़ी संरक्षित रहती है। यद्यपि विरोधाभासी प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाती है इसमें अर्धसूत्री विभाजन में। इसके द्वारा जीवधारियों की जनसंख्या में एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक आनुवंशिक विभिन्नताएं बढ़ती जाती हैं। विकास प्रक्रिया के लिए विभिन्नताएं अत्यंत महत्वपूर्ण होती हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यह था आपका अर्धसूत्री विभाजन के बारे में। मैं मनीष गुप्ता अपने चैनल में आपका स्वागत करता हूं।
आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।